नमस्ते। आज हम हजारों साल पुराने एक ऐसे भारतीय दर्शन की दुनिया में चलेंगे जिसने ये समझने की कोशिश की कि ये दुनिया, ये हकीकत आखिर बनी किस चीज से है। ये कहानी है वैशेषिक दर्शन की, जिसे हम कणों का प्राचीन विज्ञान भी कह सकते हैं। तो अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की ये दुनिया, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड असल में किस चीज से बना है? देखिए, ये सवाल जितना आज मॉडर्न साइंस के लिए जरूरी है, उतना ही हजारों साल पहले हमारे ऋषियों के मन में भी उठता था। इस सवाल की गहराई को महसूस करने के लिए चलिए एक छोटी सी कल्पना करते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां बिल्कुल घना अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना कोई आकार, ना कोई रंग। और फिर एक ही पल में अचानक से रोशनी हो जाती है, अंधेरा गायब और पूरी दुनिया आपके सामने आ जाती है। अब आपको उस कमरे की दीवारें दिख रही हैं, मेज कुर्सी का आकार एकदम साफ है। और अगर थोड़ा और ध्यान से देखें तो रोशनी की उस लकीर में हवा में तैरते हुए धूल के अनगिनत छोटे छोटे कण नाचते हुए नजर आ रहे हैं। बस फिलॉसफी का जन्म यहीं से होता है। ये छोटे छोटे कण क्या हैं? वो कौन सी सबसे बुनियादी चीज है जिससे ये सब कुछ, वो दीवार, वो फर्नीचर और हम खुद बने हैं? वैशेषिक दर्शन इसी बड़े सवाल का जवाब देने का एक बहुत ही हिम्मत वाला और लॉजिकल प्रयास है। तो चलिए अब इस प्राचीन विज्ञान के उस मूल सिद्धांत को समझते हैं जो हजारों साल बाद की मॉडर्न साइंस की खोजों से एक गजब की, सच में एक गजब की समानता रखता है। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब कोई लैब नहीं थी, कोई माइक्रोस्कोप नहीं था। उस दौर में एक भारतीय ऋषि महर्षि कणाद ने सिर्फ अपने तर्क और अपने चिंतन के दम पर यह सिद्धांत दिया कि ये पूरी की पूरी भौतिक दुनिया बहुत ही छोटे, अविभाज्य, मतलब जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे कणों से बनी है। तो इस सबसे छोटे कण को उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने इसे नाम दिया परमाणु। वैशेषिक दर्शन के हिसाब से ये वो परम अणु हैं जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे हमारी आंखें या हमारे हाथ सीधे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जिससे ही इस दुनिया की हर भौतिक चीज बनती है। ये बात सच में हैरान कर देती है। जहां वैशेषिक कहता है कि अलग अलग तरह के परमाणु मिलकर इस दुनिया की हर चीज को बनाते हैं, वहीं आज की साइंस कहती है कि अलग अलग एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स और बाकी सभी बड़ी संरचनाएं बनाते हैं। नाम भले ही अलग हों, लेकिन वो मूल विचार कि ये दुनिया कुछ बुनियादी कणों से बनी है, वो कितना मिलता जुलता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, सा, रे, गा, मा। अब अकेले अकेले तो ये सिर्फ आवाजें हैं, पर जब ये एक खास नियम से जुड़ते हैं तो एक खूबसूरत धुन बन जाती है ना? ठीक वैसे ही ये परमाणु जब खास नियमों के तहत एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात वजूद में आती है। और हाँ, ये नियम शब्द यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि वैश्विक दर्शन सिर्फ ये नहीं बताता कि दुनिया किससे बनी है, बल्कि ये भी समझाता है कि ये एक सिस्टम से, एक व्यवस्थित तरीके से काम क्यों करती है। मतलब यहाँ इत्तेफाक या संयोग के लिए कोई जगह ही नहीं है। इस फिलॉसफी के अनुसार इस ब्रह्मांड में कुछ भी बस यूं ही नहीं हो जाता। हर घटना के पीछे, हर नतीजे के पीछे एक वजह, एक कारण छिपा होता है। ये पूरी तरह से एक लॉजिकल और साइंटिफिक नजरिया है जो अंधविश्वास को नकारता है और कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव के सिद्धांत पर जोर देता है। चलिए एक कुम्हार का बड़ा आसान सा उदाहरण लेते हैं। एक घड़ा अपने आप तो नहीं बन सकता है ना, उसके बनने के लिए सबसे पहले भौतिक कारण यानी मिट्टी चाहिए, फिर उसे बनाने वाला कुशल कारण यानी एक कुम्हार चाहिए, फिर चाक घुमाने और आग में पकाने की एक प्रक्रिया होती है। जब ये सारे कारण एक साथ आते हैं तब जाकर प्रभाव यानी एक तैयार घड़ा बनता है। और इसी तरह ये दर्शन कहता है कि हर चीज के अपने कुछ नेचुरल गुण होते हैं। आग हमेशा गर्म क्यों होती है और पानी हमेशा गीला क्यों होता है? वैशेषिक के अनुसार ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये उन चीजों को बनाने वाले परमाणुओं की ही अपनी आंतरिक प्रॉपर्टी है। ठीक वैसे ही जैसे आज साइंस हमें बताता है कि हर एलिमेंट की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि महर्षि कणाद और उनके बाद के ऋषि मुनि इस तरह के सटीक ज्ञान तक आखिर पहुंचे कैसे? तो उनका रास्ता भी काफी हद तक साइंटिफिक ही था, जो 2 मजबूत खंभों पर टिका हुआ था। ज्ञान पाने का पहला तरीका है प्रत्यक्ष। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डायरेक्ट एक्सपीरियंस।
मतलब अपनी आंखों से देखना, कानों से सुनना, जो भी जानकारी हमें हमारी इंद्रियों से सीधे मिलती है, जैसे किसी फूल को देखकर उसके रंग का पता चलना, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। और दूसरा उतना ही जरूरी तरीका है अनुमान, यानी लॉजिक के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना। जैसे अगर हमें दूर पहाड़ी पर धुआं उठता हुआ दिखे तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहां आग लगी होगी, भले ही हमें आग सीधे तौर पर न दिख रही हो। बस ऑब्जर्वेशन और लॉजिक का यही मेल वैशेषिक दर्शन की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन रुकिए, वैशेषिक दर्शन सिर्फ भौतिक दुनिया यानी मैटर और परमाणुओं पर ही नहीं रुकता। ये एक और भी गहरे रहस्य की बात करता है, और वो है चेतना, जो पदार्थ से अलग है, उससे परे है। इस मुश्किल विचार को समझने के लिए एक आज का उदाहरण लेते हैं। हमारा शरीर एक कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसा है, जो परमाणुओं से बना है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। और हमारी चेतना या आत्मा उस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की तरह है। अब सॉफ्टवेयर को हम छू तो नहीं सकते, लेकिन उसी की वजह से वो हार्डवेयर काम करता है, अनुभव करता है और मैं होने का एहसास दिलाता है। तो वैशेषिक के अनुसार सुख और दुख का असली अनुभव आत्मा यानी उस सॉफ्टवेयर को होता है, लेकिन इन अनुभवों की वजह हमारा भौतिक शरीर और हमारी इंद्रियां हैं, जो बाहरी दुनिया से जानकारी इकट्ठा करने वाले सेंसर की तरह काम करते हैं। मतलब शरीर और चेतना दोनों अलग-अलग होकर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि हजारों साल पुराने इस दर्शन का आज की जिंदगी में क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक किताबी ज्ञान है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, वैशेषिक का असली लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि दुनिया परमाणुओं से बनी है। इसका असली मकसद है इस ज्ञान को समझकर अपने मन से अज्ञान, डर और मोह माया को खत्म करना। क्योंकि जब हम ये गहराई से समझ जाते हैं कि दुनिया की हर चीज, चाहे वो कोई कीमती सामान हो या हमारा अपना शरीर, सिर्फ परमाणुओं का एक टेम्परेरी कॉम्बिनेशन है, तो हमारा बेवजह का लगाव और उसे खोने का डर अपने आप कम हो जाता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। साइंस हमें बताता है कि दुनिया क्या है और कैसे काम करती है, और दर्शन हमें ये समझने में मदद करता है कि इस जानकारी का मतलब क्यों और क्या है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि विज्ञान और दर्शन दोनों एक ही परम सत्य की ओर जाने वाले दो अलग-अलग रास्ते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।